वेद का उपवेद क्या हो गया? ऋग्वेद का उपवेद हो गया आयुर्वेद हो गया, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद हो गया, सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद हो गया, अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद हो गया। यानी ऋग्वेद का उपवेद हो गया आयुर्वेद यानी कि ए का 1 ही हो गया, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद यानी बी का 2 हो गया, सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद हो गया यानी सी का 3 और डी का हो गया 4। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया? एक। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? एक ही हो गया। अगर हम ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ की बात करते हैं तो ऋग्वेद की ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? ऋग्वेद की ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय और कौस्तकी है। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ तैत्तिरीय है और सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? षड्विश पंचविश हो गया। और अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो गोपथ हो गया। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ हो गया। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वेद का शाब्दिक अर्थ होता है पवित्र ज्ञान, यह जानना होता है। और वेद को औपनिषद कहा जाता है क्योंकि इसकी रचना जो साधारण मानव ने नहीं किया है बल्कि ईश्वर ने किया, इसलिए इसको औपौरुषेय माना जाता है वेद को। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो गया, मनुस्मृति का 1776 में अंग्रेजी का अनुवाद किसने किया था? तो विलियम जोन्स ने किया था। मनुस्मृति का 1776 में अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो विलियम जोन्स ने किया था। विलियम जोन्स ने किया था। नारद स्मृति का संबंध किस वंश से है? तो नारद स्मृति का संबंध गुप्त वंश से है। नारद स्मृति का संबंध किस वंश से है? तो गुप्त वंश से है। नारद स्मृति का संबंध किस वंश से है? तो गुप्त वंश से है। और अगर नारद स्मृति अगर सबसे प्राचीनतम स्मृति ग्रंथ की बात करेगा ना, अगर सबसे प्राचीनतम स्मृति ग्रंथ की बात करेगा तो वो मेरा मनुस्मृति होगा। यानी सबसे प्राचीनतम, अगर सबसे प्राचीनतम स्मृति ग्रंथ की बात करता है तो वो मनुस्मृति मेरा आंसर हो जाएगा। और सबसे प्राचीनतम वेद की बात करता है तो मेरा ऋग्वेद आंसर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे है नारद स्मृति का संबंध किस वंश है? तो गुप्त वंश। आराम आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस स्थान की खुदाई से पता चलता है कि देश में लोहे का प्रयोग ईसा पूर्व 1000 ईसा पूर्व के लगभग से प्रारंभ हो गया था? तो वो पता चलता है अंतरजी खेरा से पता चलता है। कहाँ से? अंतरजी खेरा। किस स्थान की खुदाई से पता चलता है कि देश में लोहे का प्रयोग 1000 ईसा पूर्व के लगभग से प्रारंभ हो गया था? तो वो हमको कहाँ से पता चलता है? अंतरजी खेरा से पता चलता है। और अंतरजी खेरा कहाँ पड़ता है? यूपी में। कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है या यूपी में पड़ता है। अंतरजी खेरा कहाँ पड़ता है? यूपी में। हिंदू कला, अगर हिंदू कला एवं देव सभ्यता से पर्याप्त विकसित होने वाले, अगर हम बात करते हैं हिंदू कला एवं सभ्यता के पर्याप्त विकसित होने का प्रमाण हमको कहाँ कहाँ से मिलता है? तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर से, भीतरगांव मंदिर से, अजंता की गुफाओं के चित्र से। तो हमको देवगढ़ का दशावतार मंदिर से भी मिलता है और भीतरगांव मंदिर से भी, अजंता की गुफाओं के चित्र से भी मिलता है। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से सभी इसका आंसर हो जाएगा। हिंदू कला एवं सभ्यता के पर्याप्त विकसित होने का प्रमाण हमको कहाँ से मिला? तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर हो गया, भीतरगांव का मंदिर हो गया, अजंता की गुफाओं का चित्र हो गया। भारत में जो मंदिर का निर्माण है और शैली है, अगर उत्तर भारत का जो उत्तर भारत का जो जितना भी मंदिर है कौन से स्टाइल का है? वो नागर स्टाइल का है। नागर स्टाइल। अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें, नॉर्थ इंडिया की जितना भी मंदिरें हैं वो सभी नागर स्टाइल से है। मध्य भारत की मंदिरें की बात करेंगे तो सब बेसर स्टाइल से है। मध्य भारत के मंदिर की बात करेंगे तो बेसर स्टाइल हो जाएगा। दक्षिण भारत दरबार स्टाइल हो जाएगा। दक्षिण भारत जो है दरबार स्टाइल हो जाएगा। यानी नॉर्थ इंडिया जो मेरा है वो नागर स्टाइल का मंदिर है। मेरा जो मध्य भारत है वो बेसर स्टाइल का मंदिर है। और जो मेरा दक्षिण भारत का मंदिर है वो मेरा दरबार स्टाइल का मंदिर है। दरबार स्टाइल का मंदिर है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो? उत्तर भारत का हो जाएगा नागर स्टाइल, ऑप्शन ए का 1 ही। मध्य भारत का बेसर स्टाइल और दक्षिण भारत का दरबार स्टाइल हो गया। ठीक। दक्षिण भारत का राजराजेश्वर मंदिर जो है दरबार शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। दक्षिण भारत का जो राजराजेश्वर मंदिर है जो दरबार शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है, वह उस स्थान का नाम बताइए। तो वो कहाँ पे है? तो तंजौर में है यार। तमिलनाडु के तंजौर में है वो। कहाँ पे है? तमिलनाडु के तंजौर में है हुआ राजराजेश्वर मंदिर कहाँ पे है? तमिलनाडु में का साउथ इंडिया है। तो बोले साउथ इंडिया कौन से स्टाइल का? दरबार स्टाइल का है। तो ये दरबार स्टाइल का है, बट ये कहाँ पे है? तो ये तंजौर में अवस्थित है।
कंदरिया महादेव मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो कंदरिया महादेव मंदिर जो है मध्य प्रदेश में है। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। भारत के अतिरिक्त दक्षिण पूर्व एशिया में कहाँ से हिंदू संस्कृति से संबंधित स्मारक मिलते हैं? भारत के अतिरिक्त दक्षिण पूर्व एशिया में कहाँ से हिंदू संस्कृति से संबंधित स्मारक मिलते हैं? तो जावा के बोरबुदुर स्तूप से, कंबोडिया के अंकोर वाट से। हाँ, जावा के बोरबुदुर स्तूप से भी मिलता है हमको और कंबोडिया के अंकोर वाट से भी मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा। नवीन शोध के अनुसार घाटी सभ्यता लगभग कितनी साल पुरानी है? नवीन शोध के अनुसार सिंधु घाटी की जो सभ्यता है ना, सिंधु घाटी की सभ्यता लगभग जो है ना वो 8000 साल पुराना है। कितना? 8000 साल पुराना है। नवीन शोध के अनुसार जो मेरा सिंधु घाटी की सभ्यता लगभग कितनी साल पुरानी है? 8000 साल पुरानी है। पुराना जो सिक्के किस धातु के बने होते थे? तो पुराना जो सिक्के होते थे तो तांबा का भी था, चांदी का भी था, सोना का भी था, शीशा का था। ये एक मतलब यानी कि ये पर्सनल किसी वंश के बारे में नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है पुराने सिक्के किस धातु। ये तो नहीं पूछ रहा है सातवाहन या फिर गुप्त काल या फिर मौर्य काल का सिक्के का धातु किस काल का, किस धातु का बना था। तो ये पूरा मतलब पूरा ओवरऑल की बात कर रहा है, ये पूरा ओवरऑल की बात कर रहा है। तो पुराने सिक्के किस धातु के, तो हर एक प्रकार के सिक्के हमको मिला करते थे। यही अगर मान तो सातवाहन का पूछता तो वो स्वाधिक वहाँ सातवाहन वंश में चांदी के, शीशा के सिक्के स्वाधिक मिला करते थे। तो यहाँ पर ओवरऑल यानी तांबा का भी मिलता था, सोना का भी मिलता था, चांदी का भी और शीशा का भी। तो यानी इनमें सभी मेरा इसका आंसर हो जाना चाहिए। प्राचीनतम सिक्कों को आहत या पंचमार्क सिक्का कहा जाता है। तो प्राचीनतम सिक्कों को आहत या पंचमार्क सिक्का कहा जाता है। तो ये 5वीं सदी का सिक्का था। ये 5वीं सदी का। देखो, पंचमार्क या आहत सिक्कों को किस चिन्ह पर होते? पंचमार्क या आहत सिक्के किस चिन्ह नहीं होते थे? पंचमार्क या आहत सिक्के पर किसका चिन्ह नहीं होते थे? तो वो बैल का चिन्ह नहीं होते थे। किसका चिन्ह नहीं होते थे? बैल का चिन्ह। पंचमार्क या आहत सिक्कों पर किसका चिन्ह नहीं होते थे? तो वो बैल का चिन्ह नहीं होते थे। सर्वाधिक सिक्का किस काल में बने थे? सर्वाधिक सिक्का जो है मौर्योत्तर काल में बना था। अब देखो यहाँ पे आ गया, सबसे ज़्यादा सिक्का किस काल में बने थे? तो मौर्योत्तर काल में बने थे। और किस वंश के शासकों ने सर्वाधिक सिक्के जारी किए थे? तो सातवाहन वंश ने जारी किए थे। किस वंश के शासकों ने सर्वाधिक सिक्के जारी किए थे? सातवाहन वंश ने जारी किए थे। तो क्वेश्चन 2 टाइप का आगे देखो, अगर पूछता है सर्वाधिक सिक्का किस काल में आए थे? तो मौर्योत्तर काल में आया था। किस वंश के शासक ने सर्वाधिक सिक्का जारी किया? तो शीशे का सिक्का जारी किया था। सबसे ज़्यादा सिक्के का सिक्का जारी किया था सातवाहन वंश ने किया था। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया था? तो यवन वंश ने किया था। सर्वप्रथम सिक्के पर लेख लिखने का कार्य किसने किया था? यवन ने किया था। यवन सर्वप्रथम लेख लिखने का काम किसने किया था? यवन ने किया था। और समुद्रगुप्त के किस वाद्य यंत्र मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता था? समुद्रगुप्त बीना वादक से उसको अधिक संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है।